किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। अब बलवन के लिए सबसे ज्यादा आंखों की किरकिरी अगर कुछ चीज थी तो यही थे। बलवन ने कहा जब तक इन्हें नहीं निपटाओगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब बलवन ने क्या किया? सबसे पहले तुर्क चहलगामी को खत्म किया। तो पूछा जाता है कि तुर्क चहलगामी का अंत किसने कर दिया? तो तुर्क चहलगामी का अंत करने वाला जो राजा था वो हमारा बलवन था। अब प्रॉब्लम इसमें यह आई कि अब सब टोटल के टोटल जो थे वो तुर्क थे, तो बलवन अपने आप को सुपरिटेंडेंट कैसे कहे? तो जनता को समझाया कि ये सब बेकार हैं, हम उच्च कुल के आदमी हैं, हम जो है इराक से जो भारत में फरियासिये में बहुत उच्च राजवंश माना जाता था, अब खरीदे हुए आदमी का क्या वंश क्या मालूम कहां करेंगे। उन्होंने कहा आप नहीं जानते हैं, हम जो है सबसे बड़े वंश फरियासिये के वंशज हैं और इसलिए हमें शासन करने का अधिकार है और हम अच्छा शासन करेंगे। तो बलवन ने क्या किया? अपने मन में ही महान बन गया, वो मतलब इतना बड़ा स्टाइलिश बन गया कि सामने वाले को डर लगने लगा। उसने ये कहा कि कोई भी आदमी बिना ड्रेस के, ड्रेस लागू कर दी, ड्रेस कोड कि दरबार में नहीं आएगा, और जो भी दरबार में घुसेगा उसने दो परंपराएं शुरू कर दी, एक सिजदा और एक पागोश। उसने कहा जो भी दरबार में घुसेगा उसे क्या किया जाएगा? उसे तुरंत सिजदा, सिजदा का मतलब था एकदम से लेट जाओ जमीन पे, लेटने के बाद राजा के पैरों पे अपना सर रखिएगा और पैरों को चूमिएगा, वो पागोश थी। तो जो भी घुसता था तो वो इतनी टेंशन में आ जाता था कि राजा के खिलाफ विद्रोह तो छोड़ो, दरबार में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सब बलवन ने इसलिए किया था ताकि उसकी थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। और उसने कहा कि बड़े ऊंचे वंश के लोग हैं इसलिए नीचे लोगों से बात नहीं करते हैं, और उसने एकदम से क्या रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। पूछा जाता है रक्त और लौ की नीति क्या होती है? रक्त लौ की नीति मतलब है कि मारो काटो तबाही बचाओ। तो जब नंबर आएगा ऐसे लोग हो अभी थोड़ा क्रिमिनल टाइप के आदमी कानगंज में आ जाए तो कहेंगे उनसे मत लजना यार, वो तो मारकाट बहुत जल्दी कर देते हैं। तो ऐसे राजा के सामने विद्रोह की हिमायत कौन करेगा? तो किला विद्रोह अपने आप दब गया। अब उसने ये कहा क्योंकि हम उस दरबार के हैं तो हमारी परंपराएं वही हैं, इसीलिए किसका फोन आ रहा है? फिर निकाल लीजिएगा, चलिए। किसका चलो चलो करो, उसमें नहीं बंद है। चलो 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 कोई बात नहीं। ये है किसका है ये? चलेगा। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि चलो कोई बात निकाल दिया करो, सिम निकाल के रखा करो थोड़ा सा ना, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ कहा जा रहे थे? हाँ, तो उसने बलवन ने कहा कि भाई हम फारसी परंपराओं को अपनाएंगे, हम बड़े कुल से रहने वाले हैं, हम वही परंपरा जानते हैं। तो वो कुल बहुत था, ऊंचा कुल था, तो उस कुल के नाते सभी लोगों ने क्या किया कि बलवन ने अपने दरबार में फारसी परंपराओं को लागू कर दिया, और सिजदा और पागोश की फारसी परंपराएं थी, और उसने अपने दरबार को ईरानी परंपरा पे सजाया। सवाल आता है कि किस राजा ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा पे सजाया? बलवन ने। किस राजा ने अपने यहाँ फारस की परंपरा लागू की? बलवन ने। किसने रक्त और लौ की नीति को अपनाया? किसने पागोश और सिजदा की प्रथा को शुरू किया? अब एक आता है राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि राजा जो होता है उस राजा में राजत्व का सिद्धांत आया तो मानो क्या होता है? राजत्व का दैवी सिद्धांत होता है। राजत्व का दैवी सिद्धांत का मतलब यह है कि राजा के जो भी भगवान को लोग मानते हैं, तो उसने ये कहा कि जब भगवान तो यहाँ नहीं आ सकता, उसे बहुत सारे काम रहते हैं, तो भगवान ने आपके ऊपर शासन करने के लिए हमें भेजा है। अगर हमें गाली दोगे तो मानो कि तुम भगवान को गाली दे रहे हो, अगर हमें मन में कोसोगे समझो तुम भगवान को कोस रहे हो, अगर हम तुम्हें दंड दें तो ये मत सोचना कि हम तुम्हें दंड दे रहे हैं, तो राजा तुम्हें दंड दे रहा है। राजा अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपको भगवान उपहार दे रहा है, और राजा गलत है तो समझो भगवान आपको दंड दे रहा है। तो उसे माना जाता है राजा का, भगवान का उत्तराधिकारी, और राजा में माना जाता है भगवान का अंश। तो ये था राजत्व का दैवीय सिद्धांत, और राजत्व के दैवीय सिद्धांत को लागू करने वाला सल्तनत का पहला शासक बलवन। तो इस तरीके से बलवन ने ये सारी परंपराएं शुरू की। उधर एक टाइम और था, इल्तुतमिश का टाइम था। इल्तुतमिश के टाइम पर एक मंगोल था, मंगवर्णी।
का पीछा किया, आपस में राज्य में झगड़ा हो गया होगा, क्योंकि वहां कबीले राज्यों में जब कोई लड़ने को नहीं मिलता तो आपस में लड़ते थे। तो वहां पर एक मंगवर्णी थे, मंगवर्णी का पीछा किया चंगेज खान ने। और चूंकि इल्तुतमिश दिल्ली के राजा थे, मंगवर्णी भाग के दिल्ली आया और राजा से कहा इल्तुतमिश से कि भाई ऐसा करो, हमें थोड़ी पनाह दे दो। इल्तुतमिश ने कहा पनाह देंगे तो तुम तो बच सकते हो, लेकिन चंगेज खान हमारी बुरी हालत कर देगा। तो उन्होंने कहा कि चंगेज हमले का हम सामना नहीं करेंगे। तो पूछा जाता है मंगवर्णी से, कहा कि साहब हमें रख लो। तो इल्तुतमिश ने कहा रख तो लेते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ की जलवायु आपको सूट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ, हम रखेंगे तब भी आप मर जाओगे, उधर की जलवायु और है, कुल मिला के दिल्ली की जलवायु आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइएगा। इस तरह इल्तुतमिश ने जो है मंगोल हमले को रोका था। अब बलबन आते हैं। बलबन के बाद क्या होता है, एक परिवर्तन आता है पूरा। तो बलबन पर क्या होता है, हमारा अंत हो जाता है गुलाम वंश का। किसका हो जाता है? गुलाम वंश खत्म हो जाता है। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश चलता है? हाँ, वो तो सबसे बाद में चलेगा। उसके बाद में आता है खिलजी वंश। अब बहुत बड़ा, इसे सल्तनत की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि जो राज्य करेगा, जो राजवंश, वो उच्च कुल का होना चाहिए, और जो उच्च कुल का लोग होंगे वही राज्य कर सकते हैं, निम्न कुल के लोग राज्य नहीं कर सकते। जबकि तुर्क भी अफगान थे और खिलजी भी अफगान थे। अंतर इतना था, तुर्क उच्च जाति के थे और खिलजी निम्न जाति के थे, इसलिए खिलजी लोगों को शासन के लायक नहीं समझा जाता था। लेकिन हुआ क्या कि बलबन के बाद एक छोटा उत्तराधिकारी हुआ 5-6 महीने का। अब क्योंकि उस समय खिलजी सेनापति थे, तो खिलजी अपने मन में, खिलजी में एक राजा थे जिनका नाम था, क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो वास्तव में उस बच्चे का उत्तराधिकारी थे, और उस बच्चे के साथ उसकी सुरक्षा करना चाहते थे। बाकी जो तुर्क लोग थे वो उस बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन तुर्कों ने उल्टी अफवाह उड़ा दी। कभी कभी ऐसा होता है, खुद ही गलत काम करो, खुद ही लोग उल्टी अफवाह उड़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि जो जलालुद्दीन खिलजी है वो उस बच्चे को मारना चाह रहे हैं। तो एकदम से जनता में आक्रोश आया, दरबार में भी आक्रोश आया। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ये तो बिना बात की टेंशन आ गई। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि यदि हम दरबार में रहेंगे तो बच्चा भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो अपने कुछ सिपाही सालार थे उनसे कहा कि दरबार छोड़ दो, और दरबार छोड़ने के बाद बच्चे को लेकर वो दिल्ली से बाहर भाग गए, और बाहर एक जगह थी किलो खरी, अब तो दिल्ली में ही है सब चीज। किलो खरी पे जाके वो रहने लगे। उन्होंने कहा अब कोई यहाँ लड़ने को आएगा दूर से दिखाई तो देगा, दरबार में तो पता नहीं कहाँ निकलो कहाँ मार दे आदमी। तो उन्होंने कहा यहाँ जो भी मारने आएगा दूर से दिखेगा। इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी को उन्होंने गए और किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। पूछ लिया जाता है खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी? किलो खरी। बाद में लोगों ने कहा कि हम खुद लड़ेंगे तो बच्चे को कौन रखाएगा। तो लोगों ने उनके सिपा सलाह ने सलाह दी कि बच्चे का मामला हटाओ बीच में से, खुद राजा बनाओ, फिर निपटो मामले को सीधा सीधा। तो क्या होता है, बच्चे की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन जो होता है वो राजा बनता है दिल्ली सल्तनत का, और खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। अब जलालुद्दीन का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर, ये इलाहाबाद के पास में है, कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बनाया। अब अलाउद्दीन ने चाहता था कि चूंकि दक्षिण में अपार संपदा हमेशा रही है, तो अलाउद्दीन का मानना था जलालुद्दीन का कि अलाउद्दीन से कहा कि वो इलाहाबाद की तरफ था, तो उससे कहा ऐसा करो तुम दक्षिण की विजय करिएगा। अलाउद्दीन चूंकि सूबेदार थे, राजा का आदेश मिला, अलाउद्दीन दिल्ली गए। अलाउद्दीन ने दौलताबाद को जीता, अलाउद्दीन ने तेलंगाना को जीता, अलाउद्दीन ने वारंगल को जीता, और जीतने के बाद अकूत संपदा सोना चांदी मतलब लूट के लाए। लाने के बाद वो दिल्ली नहीं आए। उन्होंने कहा कि साहब हम इतनी संपदा लाए हैं जो दिल्ली तक पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। ऐसा करो, संपदा को मेरी खुशी है कि कड़ा मानकपुर में ही आप देखने आ जाओ, आप देख के प्रसन्न हो जाएंगे। जलालुद्दीन नहीं समझ पाया कि आखिर हमारी किस्मत हमारे साथ कौन सा गेम खेलने वाली है।
जलालुद्दीन ने सोचा भतीजे ने तो काम कर दिया, और बड़ी खुशी में उन्होंने तुरंत एकदम से दिल्ली से इलाहाबाद के लिए निकल लिए। इलाहाबाद जैसे ही पहुंचते हैं, अलाउद्दीन अपने शिविर में अंदर बैठा होता है। जब शिविर लगाते थे तो तंबू लगा लेते थे और आराम से रखे हुए एक तलवार और शिविर में गर्दन घुसा के घुस गए। तो उन्होंने इतना भी नहीं कि राजा आए हुए हैं, तो जलालुद्दीन को भी समझ लेना चाहिए हम राजा आए हुए हैं तो कम से कम बाहर ही स्वागत में मिलता। उन्होंने कहा शिविर में ही भेज दो। अब सूबेदार राजा से कहता तो हमसे शिविर में मिलने आओ। चलो, जलालुद्दीन ने कहा भतीजा है, थक गया है, लंबा युद्ध किया है, आराम कर रहा होगा। और अलाउद्दीन आराम कहीं नहीं कर रहे थे, तलवार नंगी लिए खड़े थे जैसे ये गर्दन अल्लाह के अंदर को करें और हम उनकी गर्दन में तलवार। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी उनके शिविर में घुसते हैं, अलाउद्दीन उनका कत्ल कर देते हैं। और इसके बाद अलाउद्दीन राजा बन जाते हैं और दिल्ली में आके राज करते हैं। अब अलाउद्दीन इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो हर जगह अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे महत्वपूर्ण समय उनकी विजय मानी जाती है, वो मेवाड़ की मानी जाती है। उस समय मेवाड़ के राजा रतन सिंह थे और मेवाड़ की रानी पद्मिनी थी। उस समय रानी पद्मिनी को विश्व सुंदरी का दर्जा था, मतलब सबसे ज्यादा सुंदर रानी पद्मिनी मानी जाती थी। और इसी पर मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पूरी तरीके से चित्तौड़ को, यानी मेवाड़ की जो राजधानी चित्तौड़ थी, उसे घेर लेते हैं। चित्तौड़ का किला जो है वो ऊपर पहाड़ से बना हुआ है, चारों तरफ से जो है घेर लेते हैं। घेरने के बाद अब प्रॉब्लम ये होती है कि चित्तौड़ में तोबें थी, तोबों की फायरिंग की जाती है, गोला बारूद जो खत्म हो जाता है। तो एट लास्ट में जितना भी महल के अंदर सोना चांदी था वो सब तोबों भर के चला दिया गया। लास्ट में स्थिति ये आ गई कि गोला बारूद की कमी आ गई, क्योंकि अलाउद्दीन महान सेनापति था, कुशल योद्धा भी था। ऐसे में मेवाड़ के सामने कोई विकल्प नहीं रहा। मेवाड़ के सामने उसने प्रस्ताव भेजा कि अगर मेवाड़ की सलामती चाहते हैं तो रानी पद्मिनी को हमें दे दीजिएगा। क्योंकि राजा रतन सिंह ने यह कहा, राजा रतन सिंह के दो सिपाही सालार थे, एक अजमल एक पत्ता नाम से। उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने कहा हम मर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कर सकते। तो पहले से उन्होंने सबने क्या किया, केसरिया वस्त्र धारण किए। केसरिया वस्त्र का मतलब ये होता है कि जो युद्ध स्थल में मारा जाएगा उसके लिए कफन माना जाता है। तो वो कफन पहन के युद्ध स्थल में आते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है। एक बार तो ऐसा लगता है अजमल पत्ता जैसे सेनापति अलाउद्दीन को हरा देंगे, लेकिन वक्त की किस्मत अलग थी। उस युद्ध में अलाउद्दीन जीतता है और राणा रतन सिंह हारते हैं और मारे जाते हैं। क्योंकि महल की सारी रानियां ऊपर से देख रही थी कि यदि हमारी सेना जीतती है तो ठीक है, यदि हमारी सेना हारती है तो हम लोग साका करेंगे। साका का मतलब जौहर करेंगे। उन्होंने पहले से ही आग जलवा ली थी एक कुंड में। जैसे ही हारी वैसे उन्होंने क्या किया, सारी की सारी जितनी महिलाएं थी वो महल के अंदर, वो सारी उस आग में कूद गई और अपनी जान दी। इसे मेवाड़ का पहला साका माना जाता है, यानी जौहर माना जाता है, और वहीं से जौहर प्रथा मानी जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन की वजह सबसे पहली विजय थी वो गुजरात विजय थी। कौन सी विजय थी? गुजरात विजय के बाद रास्ते में चित्तौड़ पड़ा तो उसने चित्तौड़ पर बाद में हमला किया था। जब गुजरात विजय में दौड़ पे गए तो इनके सेनापति नुसरत शाह थे अलाउद्दीन के। तो वहां पर एक व्यक्ति को खरीदते हैं जिसका नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर को इन्होंने 1000 रुपए में खरीदा था, 1000 दीनार में। तो इसीलिए इसका नाम हजार दीनारी रखा। खरीदने के बाद अलाउद्दीन ने इसे अपना सेनापति बनाया। और इसके बाद पूछा जाता है कि मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति था। मलिक काफूर कहाँ का था? गुजरात का था। इसके बाद पूछा जाता है अलाउद्दीन की जितनी भी दक्षिण विजय थी वो पूरी की पूरी जो विजय है वो कैसी थी? मलिक काफूर की थी पूरी। अगर पूछा जाए अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय किसके पास जाता है तो याद रखना मलिक काफूर के पास जाता है। और पूछा जाता मलिक काफूर कौन था तो ये अलाउद्दीन का सेनापति था। अब इधर प्रॉब्लम क्या हुई, अलाउद्दीन हिंदुस्तान में विशाल राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन उस विशाल राज्य के लिए बड़ी सेना भी चाहिए, लेकिन उसमें संसाधनों की कमी थी। तो उन्होंने अपने सिपाही जो पास के नजदीकी जो मिनिस्टर वगैरह थे उनसे सलाह ली क्या किया जाए। उन्होंने कहा साहब जो पैसा बढ़ाने वाली चीज तो है नहीं, पैसा जितना है उतना ही रहेगा, इतना कर सकते हैं वेतन कम कर दो।
जब वेतन कम कर दोगे आप तो क्या है कि उतने ही वेतन में हम ज्यादा सैनिक रख लेंगे। तो लोगों ने सलाह दी वेतन कम कर दोगे तो सैनिक की भर्ती होंगे क्योंकि उनका खर्चा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए ऐसा करो, रासायनिक व्यवस्था कर दो। जो राशन कार्ड होते हैं आपके, वैसे गेहूं मिलेगा आपको मान लीजिएगा 12 रुपया 13 रुपया, उसमें मिल जाएगा 2 रुपया। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ये रासायनिक व्यवस्था कर दो, राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू कर दो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कहा बाजार नियंत्रण नीति। तो पूछा जाता है किस राजा की बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजार नियंत्रण नीति जो लागू की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सवाल जरूर आता है। अब उन्होंने कहा इसके अलावा क्या साधन हो सकते हैं? तो उनके लोगों ने सलाह दी कि साहब देखो पहले विद्रोह नहीं होना चाहिए क्योंकि विद्रोह में बिना बात सेना मारी जाती है, बिना बात के नुकसान होता है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा जितने ये खुद मुकद्दम चौधरी और जो बड़े बड़े जो हैं ये बिना बात पैसे वाले, और जब उन पर पैसा हो जाता है तब जो उधम काटना शुरू करते हैं क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता है वो राजनीति नहीं करता है, वो सिर्फ अपने पेट की बात सोचता है। राजनीति वो लोग करते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है। तो अलाउद्दीन से कहा ये खुद मुकद्दम और चौधरी जो हैं इनकी सबसे पहले इन्हें लाइन पे लाओ क्योंकि इनका सबसे पहले ये गरीबाई आएगा तो अपनी रोटी के बारे में सोचेंगे, राजनीति के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा इनके पास जमीन है ये। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, सारी जमीन को खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि मतलब समझते हो? सरकारी भूमि, जिन पे खोत मुकद्दम दीवान जो भी थे मुखिया सबकी संपत्तियां ले ली गई। और जब वो तो उन्हीं पर राज करते थे, वो संपत्तियां ले लिए गए तो वो तो खुद अपनी रोटी के चक्कर में होंगे, तो हमारा जीवन कैसे कटेगा? तो अलाउद्दीन ने सारी जमीन को कैसा बना दिया? खालसा। पूछा जाता है कौन सा राजा था इसने सारी जमीन को खालसा भूमि में बदल दिया? दूसरा अलाउद्दीन ने कहा कि विद्रोह करने का अगर कोई एक चीज है सबसे अहम है, वो 2 चीजें हैं अलाउद्दीन की सोच थी। अलाउद्दीन ने कहा विद्रोह की रणनीति हमेशा पार्टियों में बनती है। विवाह समारोह पार्टियां जो होती हैं सबसे ज्यादा झगड़े की जड़ वही होती है। और उन्होंने कहा पार्टियों में भी जब पीके आदमी जाए तो बिना विद्रोह का मामला नहीं बनेगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि पहले तो कोई पार्टी नहीं होगी, अगर पार्टी परम आवश्यक है तो दरबार से परमिशन लो। जब परमिशन होगी तो ये भी मालूम होगा कि तुम कहां कौन कौन पार्टी में आ रहा वो पहले से अपने गुप्तचर भेज देंगे और क्या क्या बात हुई ये भी गुप्तचर बता देंगे। दूसरी, हर अमीर वर्ग से मिनिस्टर से कह दिया कि आप किसी पार्टी में शामिल होने नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहां से लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये विद्रोह जो आंतरिक विद्रोह थे वो सब रुक गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब बाजार नियंत्रण नीति कब सफल होगी? जो चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में बाजार में बोई जा रहे हैं। अलाउद्दीन ने हर चीज की, आदमी से लेकर घोड़े से लेकर कपड़े से लेकर नमक तक के सब रेट डिक्लेयर कर दिए सरकारी, और उसकी लिस्ट बाजार के बाहर और हर दुकान के बाहर लगी रहती थी। उसी रेट पे आपको सामान देना होगा। और उनके गुप्तचर भी सामने घूमते थे, साहब देना 2 रुपए की, फिर तौल के देखा पूरी है कम है। और अलाउद्दीन का आदेश था कि अगर कोई दुकानदार कम तौले तो उतना शरीर का उतना उससे मांस काट के उसे बराबर कर दो। तो दुकानदार कम तौलने की हिमायत ही नहीं कर रहा था। हाँ कौन हो, उधर ये कहा कि व्यापारी थे, उन व्यापारियों से कहा कि भाई तुम्हें प्रॉफिट जो चाहिए वो हमें बताओ, आप सामान से प्रॉफिट नहीं लेंगे।